हमने अर्थार्जन के बारे में चिंतन किया था कि बच्चे जब 10 वर्ष के हो जाते हैं तो वो क्या व्यवसाय करेंगे, कैसे अर्थार्जन करेंगे वो तय हो जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में तो न तो बच्चे तय कर रहे हैं, न माता-पिता को कुछ समझ में आ रहा है, ऐसी स्थिति है। तो हमें भी इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए। आज 25 या 30 साल तक अभ्यास शुरू रहता है। फिर बाद में जिस विषय को चयन करके अभ्यास किया है, वो तो व्यवसाय करते ही नहीं और दूसरा व्यवसाय करते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति का समय और अर्थ दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। तो इस दिशा में हमें सोचना चाहिए कि व्यवसाय कब प्रारंभ करना चाहिए, कब पूरा करना चाहिए। दोनों की दिशा में अभी कुछ तय नहीं हो रहा है। तो ये अर्थार्जन जो पहले होता था परिवार में, कि इसकी कोई चिंता ही नहीं थी। बच्चे जो पिता व्यवसाय करते थे उनके साथ रहकर कुछ छोटा-मोटा काम करते-करते वो इस विषय में पारंगत हो जाते थे। तो ऐसे कोई अर्थार्जन के विषय में बहुत चिंता नहीं थी, बहुत रुपये वो ज्ञान संपादन के लिए खर्च नहीं करने पड़ते थे, परिवार से दूर नहीं जाना पड़ता था। ये सही स्थिति थी। तो अब आगे हमें इस दिशा में क्या करना चाहिए? इस विषय को आज हम सुनेंगे। मैं ताई से निवेदन करती हूँ कि वो अपना चिंतन हमें सुनाए। व्यास विद्यापीठ के आज के 18वें सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। आज के सत्र के बाद 2 सत्र रहेंगे। उसमें जो 19वां सत्र है वह प्रश्नोत्तरी का सत्र रहेगा। वैसे हर सत्र के बाद 15 मिनट प्रश्नोत्तरी के लिए तो रहते हैं, परंतु वह उस दिन के विषय के साथ संबंधित ही होते हैं। अभी हमारा जो प्रश्नोत्तरी का सत्र रहेगा वो 18 विषयों की जो प्रस्तुति हुई है उन सब का संकलित विचार करके उसमें से जो प्रश्न निर्माण होते हैं उनको लेकर हैं। आगे इस चिंतन का क्या प्रयोजन है, इस चिंतन का अनुवर्तन कैसे होगा, इसका क्या परिणाम होगा, इसके लिए सबको क्या करना होगा, कार्य योजना क्या होगी, ऐसे सभी 18 विषयों की प्रस्तुति को लागू होने वाले ऐसे स्वाभाविक ही है कि जो नियमित रहे हैं सभी 18 विषय जिन्होंने सुने हैं या कम से कम 15 विषय तो सुने हैं, उनको ही सही सही प्रश्न सूझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों का अधिकार होगा प्रश्न पूछने पर, परंतु सक्रियता भी चाहिए। तो आपके प्रश्न हैं वे आप यथाशीघ्र हसुमती बहन को भेज दीजिए ताकि प्रश्नों का क्रम बिठा सके, प्रश्नों का चयन भी हो सके और उनका क्रम भी बिठा सके और किस प्रश्न के लिए कितना समय हम दे सकते हैं यह भी तय हो सके। तो यह एक बात हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबकी सक्रियता इस विषय में रहेगी। जो अंतिम 20वां सत्र होगा जो ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को होगा, उसमें अपने अनुभव कथन करना है। वह भी सामान्य रूप से जो अधिकांश सत्रों में उपस्थित रहे हैं उनके द्वारा किया जाए तो अधिक सार्थक होगा, परंतु उस स्थिति में कुछ कम उपस्थित रहे हैं, नए जुड़े हैं, उनके भी अनुभव कथन का चयन हो सकता है। परंतु अनुभव कथन भी जरा मुद्दों पर आधारित ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छा रहा, आज के समय में ये बहुत उपयोगी है, नहीं इसके बाद कार्य योजना भी होनी चाहिए, इसको लागू करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसको अनुभव नहीं कहते, उसको तो टिप्पणी कहते हैं।
तो अनुभव माने हम इस 18-19 सत्रों की यात्रा करके आज पहुंचे हैं 20वें सत्र में। तो हमारी यह यात्रा कैसी रही और उस यात्रा का शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक हमारे ऊपर क्या प्रभाव हुआ, इस रूप में हमारा अनुभव कथन करना है और उसके बाद समापन होगा। तो मेरा निवेदन सबसे ये रहेगा कि जिन जिन को अपना अनुभव कथन करना है वे प्रश्नोत्तरी के सत्र के तुरंत बाद, माने 19वां सत्र समाप्त होता है उसके तुरंत बाद अपने अपने नाम और अनुभव का मुद्दा ये हसुमती बहन को अवश्य भेज दे ताकि उसके भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा सके। इतना निवेदन करके मैं आज के विषय का प्रारंभ करती हूँ। आज का विषय भी ऐसे कहा जाए तो विगत 17 सत्रों में जो कहा है उसका एक मोटा मोटा पुनरावर्तन अथवा सारांश होगा। कुछ मुद्दे अवश्य जुड़ेंगे। हमने गत सत्रों में हमारे सामाजिक जीवन में या लोक जीवन में किन किन मुद्दों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है इसकी बात की थी। जैसे हमारी दिनचर्या कैसी रहती है, हमारी जीवनचर्या कैसी रहती है, हमारे जीवन का नियोजन कैसा रहता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, कुटुंब जीवन में और सामाजिक जीवन में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी हमने बहुत उपेक्षा की है और जिसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। ऐसी बातों की चर्चा की और उसमें अंतिम मुद्दा आज जो हसुमती बहन ने कहा वो था कि अर्थव्यवस्था, अर्थार्जन की व्यवस्था, उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन की जो व्यवस्था है उसके बारे में हमारा बहुत ही अराजक है। न तो सामाजिक जीवन की कोई व्यवस्था है, न जीवन की कोई व्यवस्था है, न व्यक्तिगत जीवन की कोई व्यवस्था है। उसी को लेकर आज हम यदि कहते हैं तो कहना ये प्राप्त होता है कि भारत का समाज जीवन बहुत सुश्लिष्ट ऐसा रहा है। सुश्लिष्ट माने क्या? अत्यंत व्यवस्थित। छोटी से छोटी बात की हमने चिंता की है और बड़ी से बड़ी बातों की भी व्यवस्था की है। इसलिए समाज की समृद्धि किस प्रकार से बढ़ेगी, पूरे देश की समृद्धि की रक्षा कैसी होगी, उसमें वृद्धि कैसी होगी, इसके भी सिद्धांत और व्यवहार हमने निरूपण किए हैं। तो साथ में एक एक व्यक्ति की सुरक्षा कैसे होगी, उसको कैसे सुख मिलेगा, उसकी चिंता भी हमने की है। तो व्यक्ति से लेकर पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व और पूरे सृष्टि का जो जीवन है वह एक दूसरे के साथ यदि संबंधित है, गूंथा हुआ है, तो सबका एक साथ किस प्रकार से विकास होगा या उसकी व्यवस्था और सुरक्षा होगी, इसकी चिंता हमने की है। और इस कारण से हजारों वर्षों से हमारी समृद्धि की रक्षा हुई है, हमारी संस्कृति की रक्षा हुई है। परंतु आज स्थिति क्या है? आज सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। इतनी अव्यवस्थित हो गई है कि कहाँ ध्यान दे और किसको किसको ठीक करे इसका ही पता नहीं चलता है। और स्थिति ऐसी होती है, एक को पकड़ने के लिए जाओ तो दूसरे सारे विषय उपेक्षित हो जाते हैं, दूसरे को पकड़ो तो इधर सारे विषय अव्यवस्थित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए केवल आर्थिक समृद्धि का विचार करो तो पर्यावरण का नाश हो जाता है। इधर बहुत उत्पादन और बहुत बड़ा वाणिज्य, ऐसा विचार करो तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाश हो जाता है और सुख का नाश हो जाता है, सुरक्षा भी नहीं रहती है। तो एक को पकड़ो तो 10 छूट जाते हैं और 10 में से एक को पकड़ने जाओ तो एक का दूसरे के साथ मेल ही नहीं, ऐसा होता है। तो हमारा समाज जीवन जो है वो अत्यंत छिन्न भिन्न हो गया है। किस दृष्टि से?
आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, पर्यावरण, स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं किसी का किसी के साथ मेल। ये तो आज की स्थिति है। संपूर्ण विश्व स्थिति के भी यही समस्या है। लोग बहुत कमाना चाहते हैं, बहुत समृद्धि चाहते हैं, परंतु सारी समृद्धि का अधिकांश उपयोग शस्त्र खरीदने में ही जाता है। तो युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहना ये भी होता है। इसलिए विश्व स्थिति कहो कि भारतीय समाज की स्थिति कहो, अत्यंत अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त ऐसी दिखाई देती है। अब यदि हम लोक जीवन का विचार करें, लोक जीवन माने बहुसंख्य समाज, फिर हमारे देश का हो या विश्व का हो, बहुसंख्य समाज या संपूर्ण समाज को क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए सुख, आनंद से रहना, आराम से रहना, समृद्धि चाहिए, आराम चाहिए, उसके बाद समृद्धि, उसके बाद संस्कार चाहिए, संस्कृति चाहिए, ज्ञान चाहिए। ये सारी बातें चाहिए और ये सारी बातें एक साथ चाहिए। सुख है तो संस्कार नहीं, संस्कार है तो समृद्धि नहीं, समृद्धि है तो स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य है तो पर्यावरण की हानि हो रही है, और पर्यावरण बचाने जाओ तो उद्योग नहीं चलते। ऐसा सब एक दूसरे के साथ विशृंखल जो है उसको हमको एक साथ बांधना है, तभी जाकर सबको सुख, सबको समृद्धि, सर्वत्र शांति, सर्वत्र संस्कार, सर्वत्र संस्कृति और सर्वत्र ज्ञान ऐसा होगा। पूर्व में हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान साधना करके इस प्रकार की समाज व्यवस्था बनाई थी। उस समाज व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को ये सारा प्राप्त हो, इस प्रकार के व्यवहार के सूत्र बनाए थे, व्यवस्था के सूत्र बनाए थे। नियमन, नियंत्रण, निर्देशन आदि सभी की व्यवस्था भी की थी, और उसमें से एक सिद्धांत निकला था, धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था चाहिए, धर्मानुकूल कामनाओं की, इच्छाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये हमारा सूत्र रहा इसके लिए। तो कोई भी सुख का विचार करना है तो अकेले का नहीं, अकेले के सुख का नहीं करना, सबके सुख का विचार करो, सबके सुख की कामना करो, इच्छा करो। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः ये क्या है? इच्छा है, कामना है, प्रार्थना है। कि हमने कभी ये नहीं कहा हिंदवः भवन्तु सुखिनः, केवल हिंदू हो वही सुखी हो, नहीं। भारतीयः भवन्तु सुखिनः, नहीं, केवल भारतीय सुखी हो ऐसा नहीं। मानवाः भवन्तु सुखिनः, मनुष्य हो वही सुखी हो ऐसा भी नहीं कहा हमने। यहाँ का मनुष्य, विश्व का मनुष्य, मनुष्य के साथ साथ प्राणी, पशु पक्षी, वनस्पति और पंचमहाभूत, सारा ब्रह्मांड, सर्वे भवन्तु सुखिनः, केवल मनुष्य नहीं, सभी के सभी भूत मात्र सुखी हो ऐसी कामना की। सर्वे संतु निरामयाः, सारे निरामय हो इसकी कामना की। तो उसमें पंचमहाभूतों की निरामयता भी आती है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, केवल सुख मिले इसे नहीं, कल्याण भी सबका हो और किसी को दुख ना हो। इस सूत्र को माने सबको सुख मिले, सुरक्षा मिले, सुविधा मिले, संस्कार मिले, स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, इसके लिए कैसी समाज व्यवस्था चाहिए, कैसी अर्थव्यवस्था चाहिए, कैसी उपभोग की व्यवस्था चाहिए, कैसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, कैसी धर्म व्यवस्था चाहिए, कैसी राज्य व्यवस्था चाहिए, इसका निरूपण हमारे ऋषि मुनियों ने किया।
समस्त लोक के संस्कार और संस्कृति की रक्षा कैसे हो और धर्म की हो, इसका भी विचार हमारे ऋषि मुनियों ने किया। आज ये सारे शास्त्र विलुप्त हो गए हैं। आज ये सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं और ये शास्त्र पुनः अपने संज्ञान में आने चाहिए। सारी व्यवस्थाएं पुनः ऑन ग्राउंड हमारी भूमि पर उतरनी चाहिए। हम सब ने उन व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले बनना चाहिए, तभी ये पुनः प्राप्त होगा। भारत में हमेशा ये आशा तो रही है कि हाँ, हम करेंगे तो ये सब हमको पुनः प्राप्त हो सकता है। इस दृष्टि से हमें शिक्षा की व्यवस्था पहले करनी चाहिए, क्योंकि हम यदि शास्त्र ही नहीं जानते, हम यदि व्यवहार के सूत्र ही नहीं जानते, हमें यदि क्या करना या क्या नहीं करना इसका ज्ञान ही नहीं है, तो ये सब होगा कैसे। इसलिए पहले शिक्षा की ओर ध्यान दो और पुनरुत्थान विद्यापीठ शिक्षा को ही केंद्रवर्ती विषय बना रहा है। उस शिक्षा के कारण से हमें पुनः ये सारी बातें प्राप्त होंगी। इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यास विद्यापीठ है। हम व्यास विद्यापीठ के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के एक अंग के रूप में व्यास विद्यापीठ काम करेगा। व्यास विद्यापीठ लोक जीवन को केंद्र में रखकर काम करेगा। लोक जीवन को केंद्र में रखकर मैंने क्या, कुछ विषयों का ज्ञान लेने के लिए गुरुकुल में जाना है, ये लोक जीवन का विषय नहीं हुआ। घर में छोटी आयु में माता पिता ने संस्कार और संगोपन की ओर ध्यान देना, ये भी लोक शिक्षा का विषय नहीं हुआ, ये कुटुंब का विषय हुआ। लोक जीवन के विषय कौन से हैं? तो लोक मानस किस प्रकार से धर्म के अनुकूल रहे, लोक मानस किस प्रकार से सत्य प्रवृत्ति की ओर रहे, लोक मानस में नीति अनीति की स्पष्टता हो, लोक व्यवहार में शिष्टाचार हो, लोक व्यवहार में अपना व्यवसाय नीति पूर्वक करना चाहिए, इस मान्यता की प्रतिष्ठा हो। लोक व्यवहार, लोक निंदा किस बात की करना और प्रशंसा किस बात की करना, इसका विवेक करने वाला हो। लोक मानस किन बातों का स्वीकार कर नहीं करना, इसकी स्पष्ट समझ वाला हो। लोक मानस इकट्ठा होकर सामूहिक जीवन कैसे जीना, इसको समझने वाला हो और उसका व्यवहार उसके अनुकूल हो। लोक मानस सार्वजनिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की हो, इसका विचार करने वाला, इसकी स्पष्ट समझ रखने वाला हो। और इसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था की गई, जो भी हम काम करते हैं उस काम के साथ, जो भी हम व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय के साथ पहले तो आनंद जोड़ो, मनोरंजन जोड़ो, सुख जोड़ो, उसमें उसके साथ नीति जोड़ो, उसके साथ सबका विचार करना चाहिए, ये जोड़ो, उसके साथ भारतीय जीवन व्यवस्था के जो मूल सूत्र हैं वे अपने आप जोड़ो। इस प्रकार की लोक मानस परिष्कार, लोकमत परिष्कार, ये व्यास विद्यापीठ का मुख्य विषय रहा है। ये होता कैसे है? तो उदाहरण हमने इसके पूर्व भी दिया था कि एक कृषक की पत्नी खेत की रखवाली कर रही है, या माँ, वृद्ध माँ खेत की रखवाली कर रही है, वो फसल आई है, माने बीज रोपण हो गया है, फसल बड़ी हो रही है, सिंचाई हो रही है, फसल धीरे धीरे बड़ी होगी, इसकी रखवाली करना है। तो वो फसल को, उगती हुई फसल को देख देख कर क्या बोल रही है
क्या गीत गा रही है, रोपण कर दिया, हमने सिंचाई कर दी, अब ये हमने खाद डाल दिया, अब धरती माता इस फसल का पोषण कर रही है, हमारे ये धान्य के ये जो रोपटे हैं वो बड़े हो रहे हैं, कुछ दिनों वर्षा हो रही है और वर्षा से हमारे सारे जो धान्य फसल के रोपटे हैं वो आनंदित हो रहे हैं और धीरे धीरे उसमें समय आते ही धान्य के ये लगेंगे, उसमें धान्य के दाने आएंगे। कैसा परमेश्वर की कैसी कृपा है, या परमात्मा की कैसी रचना है कि एक दाने के 1000 दाने हो रहे हैं। ये तो कैसी अद्भुत व्यवस्था है, और जिस व्यवसाय में ऐसी अद्भुत व्यवस्था है वह व्यवसाय भी कितना अद्भुत है, और हम ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है। ये फसल हो जाएगी, दाने पक जाएंगे, फिर हम इसकी कटाई करेंगे, फिर ये दानों का ढेर लगेगा खेत में, ये दाने घर ले जाने हैं, अनाज घर ले जाना है। परंतु पहले क्या होगा, इतना अनाज होगा तो उगते उगते पहले तो इसमें से पक्षी खाएंगे, जीव जंतु खाएंगे, फिर कुछ पशु खाएंगे, फिर हम इस अनाज का एक बड़ा हिस्सा मंदिर में लेंगे तो साधु संत खाएंगे, वो कोई सन्यासी आएगा तो वो भी खाएगा, उसके लिए हम अन्न तैयार करके उनको देंगे, फिर हम अपने सगे संबंधियों को, आसपास के लोगों को देंगे, फिर हमारे गांव में जितने भी लोग भिन्न भिन्न व्यवसाय करते हैं उनको देंगे, फिर हम राजा को भी देंगे क्योंकि राजा को तो प्रजा का पोषण करना है। इतना सब कुछ करने के बाद मैं जो धान्य बचेगा वो घर ले जाऊंगी, घर ले जाकर उसमें से मैं भात पकाऊंगी, रोटी पकाऊंगी, उसमें पहले मेरे वृद्ध सास ससुर है वे खाएंगे, फिर नौकर चाकर खाएंगे, फिर घर में बच्चे हैं वे खाएंगे, उसके बाद मेरे पति खाएंगे, और सबसे बाद में जो बचेगा वो मैं खाऊंगी। ये क्या है, ये मानस है, अपने व्यवसाय के प्रति देखना कैसे है, इसकी भावना है, भावना के अनुसार व्यवहार भी होता ही है, और ऐसी भावना और ऐसा व्यवहार सबके लिए सुख समृद्धि इसकी रक्षा करने वाला होता है। अब जन जन में यही भावना है, यही मानस है, तब तो सब लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। यदि सब लोग ऐसा नहीं करते हैं और कोई इक्का दुक्का व्यक्ति करता है तो उसके भावना की रक्षा नहीं होती, उसके भावना का समर्थन नहीं होता, उसके व्यवहार की लोग प्रशंसा नहीं करते, उल्टे आलोचना करते हैं, बेवकूफ है। ऐसा कभी होता है क्या, सब अपना अपना खर्चा करके खरीद करेंगे, हम क्या इतनी मेहनत लोग के लिए करते हैं क्या, हम इतनी मेहनत क्या सबको बांटने के लिए करते हैं क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको भंडार करना चाहिए, भरना चाहिए, पक्षियों से इसकी रक्षा करनी चाहिए, पशुओं से इसकी रक्षा करनी चाहिए, निठल्ले लोगों को नहीं देना चाहिए। हम भंडार अपना सुरक्षित करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो हम गाड़ी खरीद कर सकेंगे, फिर बैलगाड़ी में लादना नहीं होगा, हम ट्रैक्टर में लाद कर ले जाएंगे, फिर हमारे यहाँ टीवी भी आएगा और हम साधन संपन्न होंगे तो सुख में रहेंगे। ये मानस यदि लोक का है तो इक्के दुक्के व्यक्तियों का, परिवारों का, इस प्रकार का जो मैंने पहले विस्तार से वर्णन किया ऐसा नहीं हो सकता। तो सबका मानस ऐसा होना चाहिए, उसको लोकमानस कहते हैं। ऐसा लोकमानस आज नहीं है, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास उपाय क्या क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले मंदिरों में जो कथा वार्ताएं होती है, जो कथाओं के सप्ताह होते हैं, उन सप्ताहों में कथाकार, वो कथा सुनाने वाला
धर्माचार्य, इन इन सभी लोगों ने, देश भर में जो धर्माचार्यों की फौज है, जो सन्यासियों का समूह है, जो साधु है, संत हैं, उन लोगों ने अपनी कथाओं के माध्यम से, तीर्थ यात्राओं के माध्यम से, तीर्थ क्षेत्रों के माध्यम से लोकमानस परिष्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा करो। विपरीत स्थिति ये है कि आज तो कथा वार्ताएं भी मनोरंजन का साधन बन गई है। वो भी लोग चाहते हैं वैसा करते हैं। नहीं, लोक शिक्षा लोग चाहते हैं वैसा करने के लिए नहीं होती है। साधु महात्माओं की, सन्यासियों की, धर्माचार्यों की कथाएं, मेले, उत्सव आदि सारे आयोजन जो होते हैं वो लोक मानस का मनोरंजन करने के लिए नहीं होते हैं, वो लोक शिक्षा करने के लिए होते हैं, लोक संस्कार करने के लिए होते हैं, मानस परिवर्तन करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहला दायित्व जो है वो धर्माचार्यों का है, मंदिरों का है। उनकी निश्रा में होने वाले जो लोकोत्सव हैं, लोक मेले हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, दर्शन हैं, प्रसाद हैं, पूजा पाठ हैं, कथाओं का आयोजन है, उसके माध्यम से होने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा माध्यम लोक शिक्षा का है, जो लोक संस्कार और संस्कृति का रक्षक है। दूसरा सबसे बड़ा और बहुत बड़ा प्रभावी माध्यम है वो हमारा मनोरंजन मीडिया है, फिल्में और टीवी धारावाहिक। परंतु उसका एक ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम हुए, परंतु नाटक और नृत्य और गीत, इसकी जो मंचीय प्रस्तुति है, वो सारा एक बहुत बड़ा प्रभावी माध्यम है लोक का मन संस्कार करने का, लोक संस्कृति की रक्षा करने का। आज उसकी भी यही दशा है कि वह अर्थार्जन का क्षेत्र बन गया है और लोग चाहेंगे वो हम देते हैं। टीवी सीरियलों में इतने पारिवारिक मूल्यों की हानि करने वाले धारावाहिक क्यों आते हैं? तो निर्माता कहते हैं लोग ऐसा ही चाहते हैं, फिल्में ऐसी क्यों आ रही है? और लोग ऐसा ही चाहते हैं, दर्शक यही चाहता है, नहीं तो हमारी बॉक्स ऑफिस पर पिट जाएगी फिल्म। पिट तो नहीं जाती, परंतु उनको ये भान ही नहीं है कि ये मनोरंजन का क्षेत्र लोग चाहते हैं वो दो, इसलिए नहीं, लोग को क्या चाहना चाहिए ये पहले धर्माचार्य तय करेंगे, ज्ञानाचार्य तय करेंगे और इस मीडिया को नियंत्रण में रखेंगे। लोग चाहते हैं ऐसा नहीं देना है, लोग को आवश्यक है वो देना है, लोग को क्या चाहिए वो सिखाना है। इसके लिए ये सारे माध्यम हैं। सोशल मीडिया अत्यंत उत्तरदायित्व का अभाव है, तो इसका भी नियंत्रण, नियमन ये सब करने की आवश्यकता है, नहीं तो लोक संस्कार नहीं होता। केवल हमारी व्यूअरशिप बढ़े, यही केवल इसका उद्देश्य नहीं। आज तो वैसा ही होता है, व्यूअरशिप बढ़नी चाहिए, इससे आय बढ़ती है। इतने फालतू फालतू और असंस्कारी विषयों से लाखों करोड़ों की आय होती है। इतना अनिष्टकारी माध्यम ये सोशल मीडिया बन गया है। तो ये जो मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे वो प्रत्यक्ष मंचन करने वाला, मंच पे ये ऊपर प्रस्तुत होने वाला मीडिया हो, ये लोक शिक्षा का बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत प्रभावी माध्यम है। इसको पहले ठीक करना ये व्यास विद्यापीठ का विषय है। तीसरा है हमारा साहित्य और कला का क्षेत्र। कथाएं, नाटक, उपन्यास, ये सारा साहित्य है।
फिर हमारे चित्र, नृत्य, नाट्य, संगीत, ये सब कला का क्षेत्र है। ये वास्तुकला, शिल्प कला, ये भी सारा कला का क्षेत्र है। तो ये जो सारा साहित्य और कला का क्षेत्र है, वह भी लोक संस्कार का श्रेष्ठ माध्यम है, प्रभावी माध्यम है। इस माध्यम को भारत की जीवन दृष्टि, भारत की संस्कृति, उसके आधार पर पुनः परिष्कृत करना, पुनः अनुकूल बनाना, क्योंकि वह लोकमानस परिष्कार करने में बहुत महत्वपूर्ण ऐसी भूमिका निभाते हैं। इसलिए साहित्य और कला का क्षेत्र, मीडिया और धर्माचार्यों के जो लोकोत्सव आदि सब है, उसमें रामलीला का भी समावेश हो गया, नुक्कड़ नाटकों का समावेश हो गया, जो नृत्य मंडलियां निकलती है उनका भी हो गया, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ये सारा जो विषय है वह लोक शिक्षा का विषय है। अब ये तो सारे साधन हुए। आज भी ये साधन तो प्रभावी है, परंतु उसका विषय वस्तु भारतीय नहीं है। इस मुद्दे की भी हमने पहले चर्चा की थी। तो इसकी विषय वस्तु ठीक हो, इसके लिए व्यास विद्यापीठ को साहित्य निर्माण करना पड़ेगा, सामग्री का निर्माण करना पड़ेगा। कैसे कथा प्रवचन होने चाहिए, कैसा साहित्य निर्माण होना चाहिए, कैसे विषय प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में होने चाहिए, ये उनका जो प्रतिपादन है, विषय प्रतिपादन है, उसका परिष्कार करना यह अत्यंत आवश्यक है। फिल्में बनेंगे परंतु फिल्म की विषय वस्तु अलग होगी, धारावाहिक बनेंगे परंतु उनके विषय वस्तु अलग होंगे, साहित्य निर्माण होगा परंतु उनका विषय वस्तु भारत की जीवन दृष्टि के अनुकूल होगा। ऐसे उसका आंतरिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे लोकमानस प्रभावित होता है। ऐसा सब करने की आवश्यकता है, ये निर्माण करने वाले लोगों को सिखाना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना, ये बताना होगा। आप अभी जो कर रहे हैं वो संस्कृति के लिए कितना बाधक है। आप तो लोगों की हल्की भावनाओं का पोषण करके, उनको अपील करके स्वयं पैसा कमा रहे हैं। ये जो प्रवृत्ति है, ये कितना बड़ा सांस्कृतिक अपराध है, ये बताना पड़ेगा। इनको दायित्व करवाना होगा। और पुराने समय से हमारे इसके उदाहरण कैसे कैसे हैं कि लोकमानस परिष्कृत करने के लिए हमारे यहाँ पुराणों की रचना हुई, साहित्य की रचना हुई। हमारे देश में पहली जब फिल्म बनी थी तो वह थी हरिश्चंद्र तारामती। माने सत्य के लिए कोई क्या कर सकता है, इसका सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा का उदाहरण। नाटक पहले प्रस्तुत होते थे तो रुक्मिणी स्वयंवर ऐसे होते थे, प्रहलाद के बारे में होते थे, ध्रुव के बारे में होते थे, हमारे पौराणिक चरित्रों के बारे में होते थे। हमारे काव्यों की रचना होती थी तो उत्तर रामचरित राम के चरित्र के होती थी। महाभारत लिखी गई तो यतो धर्मस् ततो जय, धर्म है वही विजय है, इस सूत्र का प्रतिपादन करने के लिए महाभारत की कथा है। रामायण राम का चरित्र बताने के लिए, और फिर रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। अरे हमारा व्यवहार रावण जैसा नहीं होना चाहिए, राम जैसा होना चाहिए। इस सत्य का प्रतिपादन करने के लिए राम कथा है। इसी सत्य का, इसी संस्कृति का, धर्म का प्रतिपादन करने के लिए हमारे यहाँ सभी प्रकार के उपनिषदों की, स्मृतियों की, काव्य कथाओं की आदि सारी रचनाएं हुई थी। हमारे यहाँ इतिहास लेखन भी इसी उद्देश्य से किया गया। आज इतिहास लेखन मारे कम्युनिस्टों की पकड़ में
आकर समाज को वर्गों में बांटने वाला और भारतीय समाज को पूर्ण कुरीतियों से ग्रस्त बताने वाला, जिससे कोई प्रेरणा नहीं मिलती, उल्टे अपने समाज के बारे में, अपनी समाज व्यवस्था के बारे में आलोचना की भावना निर्माण हो, हम भी अपने आप की निंदा करने लगे, हम अपने आप को गाली प्रदान करने लगे, हमारा हीनता बोध हो कि क्या हमारा समाज कुरूतियों से ग्रस्त, अंधश्रद्धा युक्त, शोषण करने वाला, वर्ग विग्रह में मानने वाला, नीची जातियों का शोषण करने वाला, स्त्रियों का शोषण करने वाला ऐसा रहा है। हम अपने आप के अनुभव न करें, इस प्रकार से करना, इस प्रकार से समाज शास्त्र का निरूपण करना, इसके लिए इतिहास लेखन नहीं हुआ। भारत में इतिहास लेखन का, इतिहास निरूपण का प्रयोजन क्या बताया गया? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पुरावृत्तम कथा रूपम इतिहासम प्रचक्षते। किसको इतिहास कहेंगे? इतिहास की व्याख्या क्या है? तो सबसे पहले कथा रूपम, कथा बताओ, क्योंकि कथा सुनना सबके लिए बहुत आनंददायक अनुभव है। एक बार क्या हुआ, ऐसा जैसे ही सुना तो बच्चों के, बड़ों के कान एकदम उसकी ओर जाते हैं, और कथा का रस सबके लिए होता है। इसलिए इतिहास का निरूपण कथा रूप में होना चाहिए। राम कथा है, महाभारत कथा है, तो ये सारे हमारे काव्य साहित्य ये सब कथा के रूप में आए, क्योंकि लोग उसको सुनेंगे, रसपूर्वक सुनेंगे, आनंद से सुनेंगे, इसलिए कथा रूपम। दूसरा क्या है? पुरावृत्तम, पहले जो हो गया वही बताओ, गप्पे नहीं, काल्पनिक बातें नहीं, हमारे पूर्वज जैसे जैसे हुए थे, घटनाक्रम जैसा जैसा हुआ था वैसा ही बताओ, तो पुरावृत्तम। तीसरा क्या बताया? उपदेश समन्वितम, उसमें से उपदेश मिलना चाहिए, उसमें से निरर्थक बातों की जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। और किस लिए, किस बात का उपदेश? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय का उपदेश जिसमें से प्राप्त होता है। उपदेश माने क्या? केवल थियरी प्राप्त नहीं होती, आचरण हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसी भावना व्यक्त करना, ऐसा ऐसा मार्गदर्शन करना, इसको उपदेश कहते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। इसलिए रावण का चरित्र उसको श्रेष्ठ बताने वाला नहीं, राम को श्रेष्ठ बताने वाला। ऐसे राम के जैसा व्यवहार करो, रावण के जैसा नहीं। हमारे पूर्व पुरुषों में से प्रेरणा लेकर हम अपना जीवन ठीक कर सके, इसके लिए इतिहास लेखन होता है। आज इतिहास लेखन ऐसा नहीं होता। प्रकृति के साथ कैसे जुड़ो, तो गंगा को माता कहा, धरती को माता कहा, वृक्ष को देवता कहा, वायु को देवता कहा, अग्नि को देवता कहा। क्यों कहा, कैसे, क्या इसका प्रयोजन क्या है? इनको देवता मानेंगे तो पर्यावरण के प्रदूषण का प्रश्न ही नहीं निर्माण होगा। जो धरती को माता मानता है वो रासायनिक खाद का प्रयोग कैसे कर सकता है? जो नदी को माता मानता है, नदी को लोक माता कहा है, नदी को माता मानता है, वो कारखानों के दूषित जल नदी में कैसे छोड़ सकता है? गंगा जैसी पवित्र नदी भी प्रदूषित हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भावनाओं का परिष्कार करो, उदात्त बनाओ और पर्यावरण के सभी तत्वों को देवता मानो और उसकी रक्षा करो, उनके भाव निर्माण हो। ये संपूर्ण लोकमानस का होना चाहिए, दो चार प्रकृति पूजकों का नहीं, लिव विथ नेचर कहने वालों का नहीं, उतने सीमित अर्थ में नहीं, सभी को ये ध्यान होना चाहिए। और फिर
प्रकृति के इन तत्वों को देवता माना तो और आगे कृति क्या करना है, जो क्या नहीं करना है, प्रदूषण नहीं करना है, भावना से इनके साथ आत्मीयता से जुड़ना है, भावना से कृतज्ञता का भाव इनके साथ होना चाहिए, भावना से सख्य भाव मैत्री का भाव होना चाहिए। लेकिन ये तो भाव है, कृति क्या है, यज्ञ करो। यज्ञ संस्कृति ये समस्त सृष्टि की रक्षा है। कैसे रक्षा करना, तो भगवत गीता में यज्ञ चक्र का वर्णन आता है। यज्ञ की उत्पत्ति कहाँ हुई, सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि की तो यज्ञ की सृष्टि भी साथ साथ में ही की, दोनों की उत्पत्ति साथ में हुई है। यज्ञ और प्रजा, लोक और यज्ञ दोनों के साथ में हुई है। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधु। ये यज्ञ जो है वो तुम्हारे लिए कामधेनु बनेगा। कामधेनु किसको कहते हैं, ऐसी गाय जो इच्छा करो वो सब देती है। ऐसा कामधेनु रूप यज्ञ तुम्हारे लिए रहेगा। देवान भावयतानेन, इस यज्ञ से तुम सभी देवताओं का सम्मान करो, पुष्टि करो, रक्षा। यज्ञ सारे पर्यावरण के देवता की रक्षा होती है और पुष्टि होती है। तो तुम जब देवताओं की तुष्टि पुष्टि करोगे, देवा भावयन्तु वह, वे देव प्रसन्न होकर तुम्हारी तुष्टि पुष्टि करेंगे। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे की इस प्रकार से सम्मान सुरक्षा तुष्टि पुष्टि करके परस्परम भावयन्त श्रेयो परमवाप्स्यतः, दोनों को कल्याण की प्राप्ति होगी। ये लोक जीवन के लिए निर्देश है। ये कोई विद्यालय में पढ़े गुरुकुलों में जाने वालों के लिए ये नहीं है, कोई एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, संपूर्ण प्रजा के लिए ये निर्देश है। तो लोक शिक्षा, लोक संस्कार, लोक का सुख समृद्धि शांति और स्वास्थ्य और संस्कृति की रक्षा, ये लोक शिक्षा। और इसलिए व्यास विद्यापीठ में इन विषयों के शोध अनुसंधान से लेकर साहित्य निर्माण से लेकर इसकी व्यवस्था करने से लेकर समस्त प्रजा तक इसको पहुंचाने के प्रयास करना, ये सारा रहेगा। और ये सब करने के लिए व्यास विद्यापीठ राम विद्या के एक अंग के रूप में काम करेगा। तो हमें नए गीत, नए लोकगीत, नए लोकनाट्य, नई फिल्में, नए धारावाहिक, नए उपन्यास, नई कथाएं, ये सब लिखने पड़ेंगे। सबको इसके लिए प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा, सबका मानस भी इसके लिए तैयार करना होगा। इसको कहते हैं लोक मत परिष्कार, इसको कहते हैं लोक जीवन व्यवस्था, इसको कहते हैं संस्कृति की रक्षा। क्योंकि लोक माने संपूर्ण प्रजा, संपूर्ण प्रजा जब तक सही नहीं जाती, विद्वान कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब राज्य व्यवस्था को इस लोक संस्कृति के, लोक रक्षा के कार्य के अनुकूल होना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। परंतु मुख्य काम यह किसका है, मुख्य काम शिक्षा क्षेत्र का है, मुख्य काम धर्म क्षेत्र करेंगे। इसी को धर्माचार्य ये सब करते थे, लोक जीवन की रक्षा और लोक जीवन की रक्षा के सूत्र, इनका संचालन करने का काम व्यास विद्यापीठ का रहेगा। इस रूप में आगे
जैसे पितामही विद्यापीठ की स्थापना हुई है, व्यास विद्यापीठ की स्थापना भी होगी। नए नए कार्यक्रम, नई नई गतिविधियां इसमें आती जाएंगी। आप सबका इन सारे कामों में सक्रिय सहभाग प्राप्त हो, ये तो अपेक्षा रहेगी। इतने सत्रों में चिंतन करके, इतने सत्रों में चिंतन में सहभागी होने के बाद अब श्रवण भक्ति, कृति भक्ति में भी रूपांतरित होनी चाहिए। ये अपेक्षा कोई अस्वाभाविक तो नहीं है। तो ऐसी अपेक्षा व्यक्त करके और आपने इन सारे सत्रों में चिंतन में सक्रिय सहभाग लिया ही होगा और आपको उसमें आनंद भी आया होगा। ऐसी अपेक्षा व्यक्त करके मैं आज के विषय को यहीं पर समाप्त करती हूँ और मेरी वाणी को विराम दे रही हूँ। सबको नमस्कार। सत्र से ही हम जुड़े हुए हैं और निरंतर इसका भी मार्गदर्शन आपको ही करना है। जी। सब समझ गया हूँ क्या करना है, ये भी है, अपनी भूमिका क्या होनी चाहिए वो भी है, लेकिन कैसे हम इसको समाज में लेकर जाएंगे इस पर भी आपका मार्गदर्शन चाहिए। भाई साहब, आप तो साहित्य परिषद के साथ जुड़े हैं और वहां भी अधिकारी हैं। वहां इस विषय की सांगोपांग चर्चा होना, साहित्य का प्रयोजन क्या है, साहित्य की निर्मित किस उद्देश्य से होनी चाहिए, किस रूप में होनी चाहिए, आज अवरोध क्या है और हम क्या 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 कहाँ कहाँ इसमें कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य कैसे बढ़ा सकते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा विषय और बहुत बड़ा क्षेत्र इसके लिए आपको उपलब्ध है। और दूसरा, पुनरुत्थान विद्यापीठ और व्यास विद्यापीठ उसके अंतर्गत तो ये सारी योजना तो बनाएगा ही, कार्य योजना तो बनेगी। इसके पूर्व में भी अनेक बार उल्लेख हुआ है कि चिंतन के बाद कार्य योजना और कार्य योजना के अनुसार कृति। चिंतन जब तक कृति में नहीं उतरता से तो ना तो पेट भरता है, ना मन भरता है, ना समाज ठीक होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए भूमि पर इसको लाने तक हमें इस चिंतन को पहुंचाना है और उस यात्रा में भी आप साथ में ही रहेंगे, ऐसा विश्वास है। जी, सावड़ेकर जी। प्रणाम ताई। नमस्कार। सभी को नमस्कार। ताई, प्रश्न तो नहीं है मगर मैं साझा करना चाहता था कि आप जब किसी विषय की शुरुआत करती है तो हमारी स्थिति ऐसी होती है कि जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे को चिरखड़ते हुए देखता है ना, चित्र बनाने के समय वैसा लगता है, परंतु फिर वो अनुभूति का परिवर्तन होता है। भी जैसे आज के आपके बात को सुनने के बाद में लगा कि एक चित्र जब पूरा होने को आता है तो जो अनुभूति आती है उसकी एक बूंद चखी है, ये कृतज्ञता के साथ बताना चाहता था। प्रणाम, आभार। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये 20वें सत्र के लिए सुरक्षित रखो, फिर से कहने के लिए। जी जरूर जी। और किसी को अपनी बात बतानी है या प्रश्न पूछने हैं तो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न नहीं है? नहीं है तो हम समाप्त करेंगे। हसुमती बहन, जल्दी पूरा करने में कोई आपत्ति नहीं है।